Today we are going to discuss a very important chapter of Indian economic development, class 12th, comparative development experiences, India and its neighbors. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके 8 मार्क्स हैं 80 में से। अगर हम ये चैप्टर कवर करते हैं देन वी आर कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. Comparative development experiences of India and its neighbor covers India, China एंड पाकिस्तान. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 8 मार्क्स का चैप्टर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले कंट्रीज अपनी ग्रुपिंग क्यों बनाते हैं? उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कितने ग्रुप्स मेनली वर्ल्ड में हैं. सबसे पहले है सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हैज 8 members and India is a member of it. European Union having 28 countries in Europe. ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations, has 10 member countries and India is a member. G8 8 member countries हैं इसमें. G20 में 20 countries हैं. India is a member of it. BRICS, it includes 11 countries and India is a member for it. अब हमें ये समझना है कि ये ग्रुपिंग क्यों करते हैं. What is the importance of global economic grouping? सबसे पहले हर कंट्री अपनी इकोनॉमिक्स को स्ट्रेंथन करना चाहता है. आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमीज. दूसरा, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट प्रोसेस परस्यूड बाय देयर नेबरिंग नेशंस. सो नेबरिंग नेशंस शेयर कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के कुछ पॉइंट्स और टेक्नोलॉजी कुछ भी हो. तीसरा, इट अलाउज देम टू बेटर कॉम्प्रिहेंड देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो अपनी स्ट्रेंथ को हम शेयर कर सकते हैं और अपनी वीकनेस को कम करने के लिए हम सपोर्ट ले सकते हैं. चौथा, ऑल मेजर कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रीजन इम्पिंच ऑन ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ शेयर्ड एनवायरनमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए कंट्रीज अगर शेयरिंग करते हैं तो एक दूसरे से उनके प्लस पॉइंट्स लेके ह्यूमन डेवलपमेंट किया जा सकता है. अब आगे बढ़ते हैं. इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं उनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में? सबसे पहले नंबर 1 देखिए, डेवलपमेंट पाथ. तीनों कंट्रीज का डेवलपमेंट पाथ एक ही समय पे शुरू हुआ, मोर और लेस. दूसरा, उनका इंडिपेंडेंस. इंडिया and Pakistan got their independence in 1947, whereas Republic of China got independence in 1949. तीसरी similarity है planning. All the three countries started their planning as a part of development strategy at the same time. India announced its first 5-year plan in 1951. पाकिस्तान ने अपना पहला 5-year प्लान अनाउंस किया 1956 में और उनके 5-year प्लान को हम बोलते हैं मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान. इस समय 12th प्लान चल रहा है जो कि 2018 से 2023 तक था. चाइना अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट 5-year प्लान इन 1953 एंड एट प्रेजेंट 14th प्लान इज गोइंग ऑन इन चाइना फ्रॉम 2021 to 25. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इंडिया एंड पाकिस्तान, इनमें एक सिमिलैरिटी है. दे स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस विद सिमिलर स्ट्रेटजीज. कौन कौन सी सिमिलर स्ट्रेटजीज थी? सबसे पहले उन दोनों ने दे क्रिएटेड अ लार्ज पब्लिक सेक्टर. इंडिया में भी पब्लिक सेक्टर बहुत स्ट्रांग था, पाकिस्तान में भी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रांग था. दूसरा, रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट. तो गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए अपना खर्चा बढ़ाया. तीसरा, दोनों कंट्रीज ने मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न फॉलो किया. और यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रेटजीज इन विच फॉर्म? तो हमें ये 3 चीजें लिखनी है: लार्ज पब्लिक सेक्टर, रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न. नेक्स्ट, अब हम चाइना की तरफ चलते हैं. द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ चाइना, उसमें सबसे पहले आया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना. याद रखना, ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें ये जो 5 पॉइंट है हमें यही ध्यान रखने हैं. सबसे पहला,
This campaign was initiated in 1958. It aimed at industrializing the country on massive scale. याद रखना, massive scale started in GLF campaign. In this, people were encouraged to set up industries in backyard. घर के पिछवाड़े में अपनी industries set up कर सकते हैं. In rural areas, communes were started. People collectively cultivated lands. Communes का मतलब छोटे छोटे लैंड को जोड़ के एक बड़ा लैंड बनाना, जिससे हम नई टेक्नोलॉजीज में यूज कर सकते हैं. In 1958, there were 26,000 communes covering almost all the farm population. अब इसकी वजह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ. याद रखना, हमें ये 5 पॉइंट ही ध्यान में रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आगे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में कुछ प्रॉब्लम्स आए. सबसे पहले, देयर वाज अ सीवियर ड्रॉट इन चाइना व्हिच किल्ड 3 करोड़ पीपल्स या 30 मिलियन पीपल्स. पहला प्रॉब्लम तो ये था. दूसरा, दे हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विद रशिया. रशिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुआ. इस वजह से रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स चाइना से वापस बुला लिए. इससे इंडस्ट्रियल प्रोसेस या इंडस्ट्रियलाइजेशन में चाइना को प्रॉब्लम आया. तो याद रखना, ये दो हैं. पहला है सीवियर ड्रॉट एंड रशियन कॉन्फ्लिक्ट. ये दो प्रॉब्लम थे. नेक्स्ट, उसके बाद चालू हुआ ग्रेट प्रोलेटेरियल कल्चरल रिवॉल्यूशन. ये जो रिवॉल्यूशन है, ये माओ जेडांग ने शुरू किया था. अब इसमें जो पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट याद रखना. इन 1965 इट वाज स्टार्टेड बाय माओ and it lasted from 1966 to 1976. Under this revolution, क्या हुआ? Students and professionals were sent to work and learn from the countryside. Countryside मतलब villages, so that गांव में जाके students और professionals सीख सकें. अब आगे, reasons for fast industrial growth in China. क्यों इतना fast China develop हुआ? इसके कुछ कारण हैं. सबसे पहले, चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन 1978. बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 1978. ये 2 फेजेस में हुआ. फेज 1 जिसे हम बोलते हैं इनिशियल फेज. दूसरा फेज 2 या लेटर फेज. इनिशियल फेज, इसमें सबसे पहले रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन 3 एरियाज. 3 एरिया में. पहला था एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स. दूसरा, in agriculture, commune lands were divided into small plots which were allocated to individual households. They were allowed to keep all income from the land after paying stipulated taxes. So commune जिसमें कि छोटे लैंड को मिला के बड़ा किया था, उसको उन्होंने हटा दिया और ओनरशिप भी फार्मर्स को दे दी, जिससे उनकी इनकम बढ़ी. फार्मर्स को बस कुछ टैक्स पे करना था. अब आते हैं सेकेंड फेज या लेटर फेज में. उस समय चाइना ने क्या किया? इसमें याद रखना, रिफॉर्म स्टार्ट हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर में. दूसरा, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स. प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया. एट दिस स्टेज, एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इसे हम बोलते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, SOEs. इंडिया में इसको PSUs बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. So public sector enterprises were competing with private sector enterprises. Next, dual pricing. उन्होंने dual pricing introduce किया. It means fixing the prices in 2 ways. Farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government, and rest were purchased and sold at market price. मतलब 2 prices हैं. अपनी जो भी प्रोडक्शन है या परचेज है, उसको 2 तरह से आपको इंप्लीमेंट करना है. कुछ पार्ट गवर्नमेंट के प्राइसेस से आपको खरीदना या बेचना है, और बचा हुआ पार्ट आपको मार्केट प्राइस पे बेचना है. नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप बाय चाइना टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स. स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल एरिया होता है जिसमें प्रोड्यूसर्स को बहुत बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट, टैक्स हॉलिडे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, रोड्स. इसमें प्रोडक्शन इजी हो जाता है और कॉस्ट भी कम हो जाती है.
तो याद रखना लेटर फेज में कितने पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इट फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स वर अलाउड, state owned enterprises were competing with the private sector, dual pricing was introduced and special economic zones were set up. आगे अब हम पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पाकिस्तान, इनके ये पॉइंट ध्यान रखना। पाकिस्तान फॉलोज द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जैसे हम पहले ही देख चुके हैं। In late 1950s and 60s, China introduced a variety of regulated policy frameworks. क्या थे वो regulated policy frameworks? Tariff protection was manufactured for manufacturing consumer goods. So tariff protection introduce किया। tariff मतलब टैक्स, बाहर से अगर कोई गुड्स आ रहे हैं तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाया, जिससे बाहर की चीजें कंट्री में महंगी हो जाए और डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनको बेनिफिट मिले। दूसरा था डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल ऑन कॉम्पिटिंग इंपोर्ट्स। तो जो भी हमें इंपोर्ट कर रहे थे, जो हम कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके उस पर डायरेक्ट कंट्रोल किया, जल्दी से अलाउ नहीं किया। तीसरा, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू मैकेनाइजेशन एंड इंक्रीज ऑफ इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट विच लेड टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन पाकिस्तान में ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से तेजी से बढ़ा। चौथा, nationalization of capital goods industries took place. Nationalization means converting private sector enterprise into government enterprises. It started in 1970s. तो हमें चार चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आता है मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ऑफ पाकिस्तान। सेकंड, रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसमें टैरिफ प्रोटेक्शन और डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल था। फिर है ग्रीन रिवॉल्यूशन, लास्ट में नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। आगे उसके बाद क्या हुआ? In late 1970s, Pakistan then shifted its policy orientation in late 1970s and 80s when the major thrust areas were denationalized. याद रखना, पहले नेशनलाइजेशन किया था उन्होंने इंडस्ट्रीज का, अब उन्होंने डीनेशनलाइजेशन कर दिया। एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर साथ में चला। It means now government enterprises were converted into private sector and private sector was encouraged. Also, in 70s and 80s, Pakistan received financial support from Western nations and remittances from outflow of immigrants to the Middle East. So, United Nations, USA, IMF, इन सब ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था 70s और 80s में। इसके अलावा जो पाकिस्तानीज मिडल ईस्ट कंट्रीज, दुबई और इन कंट्रीज में जो जाते थे, वहां पर काम करके जो पैसा मिलता था वो पाकिस्तान में भेजते थे। इससे पाकिस्तान की इनकम काफी ज्यादा बढ़ी थी। These remittances led to economic growth of Pakistan. इससे पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। In 1988 रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इकोनॉमी। याद रखना, चाइना में 1978 में रिफॉर्म्स आए थे, पाकिस्तान में 1988 में रिफॉर्म्स इनिशिएट किए। तो नेक्स्ट 4 पॉइंट्स कौन से हैं? शिफ्ट इन पॉलिसी ओरिएंटेशन, रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम आउटफ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स। फिर 1988 में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। तो याद रखना, इसमें ये 8 पॉइंट है। पहला पॉइंट था मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, फिर रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, ग्रीन रिवॉल्यूशन, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। उसके बाद में shifted its policy orientation, received financial support, and in 1988 reforms were initiated in the country. अब आगे बढ़ते हैं। Let's compare annual growth of domestic product in percentages from 1980 to 2017. अगर हम इस टेबल को देखें तो इस हिसाब से हम देखें 1980 से 90 तक चाइना का ग्रोथ रेट था 10.3%, डबल डिजिट। फिर पाकिस्तान का था 6.3% और इंडिया सबसे पीछे था 5.7। अगर हम रिसेंटली देखें 2015 से 2017 तक, इस समय चाइना का ग्रोथ रेट 6.8 है, पाकिस्तान का 5.3 है और इंडिया सबसे हाईएस्ट था 7.3। अगर हम इंडिया का कंपेयर करें, इंडियाज ग्रोथ रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 5.7 to 7.3।
चाइना का डिक्रीज हुआ 10.3 से 6.8 और पाकिस्तान का डिक्रीज हुआ 5.3 से 6.3 से 5.3। ये कंपैरिजन सामने है जो हमने अभी डिस्कस किया। चाइना हैज द लार्जेस्ट जीडीपी, सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी ऑफ $22.5 ट्रिलियन इन द वर्ल्ड। इंडिया जीडीपी इज 9.3 ट्रिलियन और पाकिस्तान का 0.94 ट्रिलियन। तो पाकिस्तान का जीडीपी 11% है इंडिया के जीडीपी का, और इंडिया का जीडीपी 41% है चाइना के जीडीपी का। मतलब सबसे ज्यादा जीडीपी चाइना का है। China was able to maintain double-digit growth during 1980s. In 1980s, Pakistan was ahead of India. हम पहले ही देख चुके हैं. In 2015 to 17, there has been a decline in Pakistan and China's growth rate, whereas India has moderate increase in growth rate. ये हम चार्ट में टेबल में देख ही लिया है। अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें, अर्बनाइजेशन is high in China, with India having 34% of its people living in urban areas. सो इन इंडिया हम देखें तो 66% पॉपुलेशन अभी भी विलेजेस में रहते हैं, तो अर्बनाइजेशन इंडिया में कम है। अब रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्यों डिक्लाइन हुआ? कुछ चीजें हैं इसमें। पहला, रिफॉर्म प्रोसेस। जो रिफॉर्म प्रोसेस 1988 में इंट्रोड्यूस किया था, दे वर नॉट इफेक्टिव। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाती है, तो बार बार गवर्नमेंट चेंज होने से डेवलपमेंट प्रोसेस पे फर्क पड़ा। नेक्स्ट, डिक्रीज इन रेमिटेंसेस टू पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान से दुबई, एमिरेट्स, ईरान, इराक यहाँ जाके काम करते थे, वो कम हो गए। इस वजह से फ्रॉम देयर द मनी वाज कमिंग लेस टू पाकिस्तान। एंड लास्टली, पाकिस्तान ने ज़्यादा कुछ नहीं किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए, मतलब सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं किया। याद रखना, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं पाकिस्तान में उस समय इंपोर्ट हो रहे थे। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। रीजंस बिहाइंड सेक्स रेशियो इज लो इन ऑल द थ्री कंट्रीज। अब इन तीनों कंट्रीज में सेक्स रेशियो बहुत कम है। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ मेल्स पर 1000, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सेक्स रेशियो इज लो because it is in favor of males, that is biased against females. And क्या कारण है इसका? Son preference. In all the three countries they prefer to have son, so the population of girls are decreasing. अब आगे देखते हैं। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए। पहला प्रॉब्लम, हालांकि उसका फायदा हुआ, the population was controlled, but after a few decades in China there will be more elderly people in proportion to young people. So जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कुछ समय के बाद चाइना में बढ़ने वाली है। ये पहला प्रॉब्लम है। So they are predicting it. This led to allow couples to have 2 children. अब रिसेंटली उन्होंने 2 children अलाउ किया है 2015 से। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। सबसे पहले अगर हम देखें टेबल में पॉपुलेशन, इस टेबल के हिसाब से जो कि एनसीईआरटी में दी है, हमें इसी पे ध्यान देना है। चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय इंडिया विथ 1352 मिलियन, और सबसे कम है पाकिस्तान की 212। याद रखना, हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, वरना इस समय इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, चाइना से भी ज्यादा है, बट हमें वो भूलना है इस समय इस एग्जाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया है वही हमें सही मानना है। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का 1.03, चाइना का ड्यू टू 1 चाइल्ड पॉलिसी 0.46, पाकिस्तान का 2.05। सो इस समय सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान का है, फॉलोड बाय इंडिया एंड देन चाइना। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में 455 पर्सन्स रहते हैं, चाइना में 148 और पाकिस्तान में 275। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मोर इन इंडिया, फॉलोड बाय पाकिस्तान एंड नेक्स्ट है चाइना।
सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यह सबसे ज्यादा है चाइना में 949 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, फॉलोड बाय पाकिस्तान 943 और सबसे कम सेक्स रेशियो है इंडिया का 924। नेक्स्ट, फर्टिलिटी रेट। So on an average in Pakistan, one female give birth to 3.6 children, followed by India 2.2 and last is China due to one child policy 1.7। अब अर्बनाइजेशन अगर हम देखें, सबसे ज्यादा है चाइना, फॉलोड बाय पाकिस्तान एंड देन इंडिया। आगे देखते हैं, वही जो पॉइंट्स हमने भी डिस्कस किए वो यहां पर है, आप देख सकते हैं। China is the largest nation and geographically has the largest area among the three nations. Population growth is highest in Pakistan, followed by India and China. Out of every 6 persons living in the world, one is an Indian and another is Chinese. So every sixth person in the world is either Indian or a Chinese. Sex ratio is low and biased against females in all the three countries. हमने देख ही लिया। Fertility rate is also low in China and very high in Pakistan. Urbanization very high in China, हम पहले ही देख चुके हैं। अब अगला कंपैरेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस वैल्यू एडेड परसेंटेज इन 2018 एंड 19। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन टू जीवीए देखते हैं। एग्रीकल्चर दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें अगर हम इंडिया का देखें तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है 16%, फॉलोड बाय इंडस्ट्री विच इज 30 एंड देन सर्विसेज दैट इज 54। चाइना में लोएस्ट है एग्रीकल्चर का इंडिया की तरह 7, इंडिया की तरह ही इंडस्ट्री 41% और सर्विसेज इंडिया की तरह हाईएस्ट है 52। अब पाकिस्तान, इसमें ट्रेंड अलग है, इसमें लोएस्ट है इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सबसे कम प्रोडक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर 24 और सबसे एंड में है सर्विसेज, हाईएस्ट नंबर 57। सो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो तीनों में ये सिमिलरिटी भी है कि सर्विसेज सेक्टर में तीनों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स देखते हैं। इंडिया में सब द मैक्सिमम वर्कफोर्स इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर 43%, फॉलोड बाय इंडस्ट्री 25%, विच इज द लोएस्ट, यहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम है और सर्विसेज में सेकेंड लार्जेस्ट वर्कफोर्स है इंडिया में 32%। So this is not an indicator of development because in India primary sector contribution in the workforce is highest, ये कम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना चाहिए और सर्विसेज का बढ़ना चाहिए। अगर हम चाइना की बात करें, लोएस्ट वर्कफोर्स इज इन एग्रीकल्चर, फॉलोड बाय इंडस्ट्री दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर 28% एंड सबसे एंड में टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज 46 दैट इज द हाईएस्ट, यहाँ पर भी ये हाईएस्ट है। पाकिस्तान में जस्ट लाइक इंडिया अगर हम देखें, हाईएस्ट इज इन एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड हाईएस्ट इज इन सर्विसेज 35% एंड लोएस्ट इज इन इंडस्ट्री 24%। अगर इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो ये पॉइंट्स हैं सारे जो हमने अभी डिस्कस किया। इन चाइना द सुटेबल एरिया फॉर कल्टीवेशन इज ओनली 10% ऑफ टोटल लैंड एरिया, दिस इज 40% ऑफ द कल्टिवेबल एरिया ऑफ इंडिया। तो मतलब इंडिया के 40% लैंड के बराबर चाइना की कल्टिवेबल लैंड है, फिर भी उनका प्रोडक्शन हमसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। In 2018 and 19, with 26% of its workforce engaged in agriculture, its contribution to GVA in China is 7%. The contribution of agriculture to GVA was 16% from India and 24% from Pakistan. The proportion of workforce that works in this sector is more in India. In Pakistan, about 41% of people work in agriculture, whereas in India, it is 43%. 24% of Pakistan workforce is engaged in industry, but it is producing 19% of gross value added. यही चीज अगर हम कंटिन्यू करें, in India, industry workforce amounts to 25% but produces goods worth 30% of GVA. In 2018 and 19, with 26% of its workforce engaged in agriculture, its contribution to GVA in China is 7%. In China, industries contribute to gross value added at 41%,
but employ only 28% of workforce. The proportion of workforce that works in this sector is more in India. In India and Pakistan एक स्पेशल चीज हुई, workers from primary sector directly they shifted to tertiary sector, means manufacturing sector में shift नहीं हुए. In all the three countries the service sector is emerging as a major player of the development. हमने अभी देखा maximum contribution इसमें service sector का है. अब हम आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपैरिजन 2017 से 2019. इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो सामने हैं. अगर हम सबसे पहले वैल्यू देखें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है चाइना 0.761, इंडिया नंबर 2 पे 0.645 और पाकिस्तान थर्ड नंबर इन कंपैरिजन 0.557. रैंकिंग, चाइना's रैंकिंग इज 87, इंडियाज रैंकिंग इज 130 एंड पाकिस्तान की सबसे आखिर में है 154. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट बर्थ. ये सबसे हाईएस्ट है चाइना में 76.9, फॉलोड बाय इंडिया 69.7 ईयर्स और पाकिस्तान में 67.3. मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग परसेंटेज एज 15 एंड अबव. मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग चाइना में सबसे ज्यादा है 8.1, फॉलोड बाय इंडिया 6.5, फिर पाकिस्तान 5.2. सो इन एजुकेशन फील्ड ऑल्सो चाइना इज मच अहेड ऑफ इंडिया. ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा हाईएस्ट इज ऑफ चाइना, इट इज $16,057 पर पर्सन. इंडिया में $6,681 and in Pakistan $5,005. Percentage of people living below poverty line चाइना में सबसे कम है 1.7% of the population. 21.9% is in India and in Pakistan 24.3%. So highest percentage is in Pakistan. IMR, infant mortality rate, means number of infants dying per 1000 births. It is lowest in China, which is 7.4, followed by India 29.9 and for Pakistan 57.2. Means out of 1000 infants in Pakistan 52.2 infants die. Maternal mortality rate per 1 lakh birth, number of mothers dying while giving birth to the babies. चाइना में सबसे कम 29 per 1 lakh, इंडिया में 133 और पाकिस्तान में 140. Population using at least basic sanitation. Again, you can see China 75% and India and Pakistan having same percentage 60. Population using at least basic drinking water source in percentage. In China, 96% of population use basic drinking water source. In India, it is 93 and in Pakistan it is 91. Percentage of undernourished children. In China it is the least 8.1. इंडिया और पाकिस्तान में मोर और लेस सेम है 37.9 और 37.6. अब यही पॉइंट्स अगर हम देखें कंपैरिजन में, ये रहा सामने पॉइंट्स. रैंक, highest rank of China followed by India and Pakistan. China is moving ahead of India and Pakistan in GDP per capita, proportion of population below poverty line, mortality rates, access to sanitation, literacy, life expectancy, malnutrition. Maternal mortality rate in China for 1 lakh births only 29 women die, whereas in India and Pakistan it is 133 and 140 respectively. Infant mortality rate, it is lowest in China followed by India and Pakistan. Below poverty line, it is lowest in China, then followed by India and then Pakistan. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लिबर्टी इंडिकेटर्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से देखना. लिबर्टी इंडिकेटर इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग. एज अ पब्लिक हम कितना कंट्री की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इंडिया में हम वोट करके डेमोक्रेसी में
पार्टिसिपेट करते हैं, वी सेलेक्ट द राइट लीडर एंड इफ द लीडर इज नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली, सो अगले इलेक्शन में हम उससे बेटर कैंडिडेट को चुनते हैं. सो इन इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इज हाई. आगे देखते हैं क्या है. इट हैज नॉट बीन गिवन एनी एक्स्ट्रा वेटेज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जबकि इसको देना चाहिए. चाइना में बहुत कम पार्टिसिपेशन है पब्लिक का इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग. अब इसके एग्जाम्पल क्या है? लिबर्टी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं. Extent of constitutional protection given to rights of citizen or the extent of constitutional protection of the independence of the judiciary and the rule of law. तो ये दो एग्जाम्पल्स हमें ध्यान रखने हैं. पहला एग्जाम्पल है extent of constitutional protection given to the rights of citizen और दूसरा है extent of constitutional protection of independence of judiciary and rule of law. मतलब लॉ को कितना प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है या नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिबर्टी इंडिकेटर्स, इसे जरूर तैयार कीजिएगा. Why did China introduce structural reforms in 1978? इसके पीछे के रीजंस अगर हम देखें, new leadership at that time was not happy with the slow pace of growth and lack of modernization under Maoist rule. Maoist vision of economic development based had failed. The per capita grain output in 1978 was the same as it was in mid 1950s. Therefore, the structural reforms were introduced. अब अगला क्वेश्चन, why China developed at a fast pace? 4 रीजन याद रखना. China introduces reforms on small level to big level. दूसरा, it introduced agricultural reforms and it handed over the plots to the individuals which brought prosperity to the country. तीसरा है, China provided base for the industries. तीसरा और फिर फोर्थ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर फॉर्म एंड लास्ट में था इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. चाइना हैज डन लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो कौन से 5 पॉइंट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं चाइना डेवलप्ड एट अ फास्ट पेस? स्मॉल टू बिग लेवल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, बेस ऑफ इंडस्ट्रीज वाज मेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर इंट्रोड्यूस्ड, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. Why did China introduce structural reforms in 1978? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसका रीजन है, new leadership at that time was not happy with the slow pace of growth and lack of modernization under Maoist rule. दूसरा, Maoist vision of economic development based has failed and the per capita of grain output in 1978 वो बिल्कुल सेम था जो मिड 1950s में था. तो ग्रेन का आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं हुआ. थैंक यू. I request everyone to kindly like, subscribe and share this video.